हेलो स्टूडेंट्स। तो यहां तक हमने इन्वेस्टमेंट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं अकाउंट्स का एक चैप्टर और स्टार्ट करवा रहा हूं मैं, हायर परचेज अकाउंटिंग। उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट इनकम टैक्स पर आएंगे। इस चैप्टर के बाद मैं ओवरऑल टेस्ट लूंगा अब तक जितने अकाउंट्स के चैप्टर हुए थे, लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन के दौरान भी। तो टोटल ओवरऑल अपना 80% कोर्स इस चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारे चैप्टर का आप रिवीजन करके रखें। मैं ओवरऑल टेस्ट लूंगा और इस बार 100% टेस्ट लूंगा। ठीक है, किस तरीके से लूंगा मैं आपको बता दूंगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हायर परचेज। हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के बारे में आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। हायर परचेज सिस्टम का एक ही सबसे मेन पॉइंट होता है, वो है ऑनरशिप ट्रांसफर आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ये सबसे मेन। पोजीशन अभी देते हो आप, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। वो आपको 1 by 1 इंस्टॉलमेंट देगा, मींस पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। ये भी एक इसका मेन पॉइंट है कि पेमेंट इसमें कैसे आता है, इंस्टॉलमेंट में आता है। धीरे धीरे मंथली हो सकती है इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, ईयरली हो सकती है। मंथली अगर हुई तो एक ही साल में 12 इंस्टॉलमेंट की एंट्री करना पड़ जाएगी। इसलिए जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ये लोग बनाते हैं आपको क्वेश्चन तो हाफ ईयरली या ईयरली ही रहता है। फिर भी मैंने आपको अपने नोट्स में सब तरह के क्वेश्चन रखे। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ हायर परचेज पीरियड, मींस पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अदरवाइज वेंडर हैज पावर टू रीपरचेज गुड्स। वो चाहे तो गुड्स उठाकर ले आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि अल्टीमेट ऑनर तो अभी वो है। तो यहां पर हमें यही बातें समझना है। नंबर 1 तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि हम अकाउंटिंग जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटिंग हम 2 तरह की ट्रांजेक्शन्स की पढ़ रहे हैं। एक होगा हायर परचेज ट्रांजेक्शन और दूसरा होगा इंस्टॉलमेंट सिस्टम। हालांकि इसमें भी पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट होगा। इसमें भी क्या होगा, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। और इधर भी सेम होगा, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। सेम आप इधर भी लिख लेंगे, पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। तो सर फिर फर्क क्या है जब पेमेंट इसमें भी इंस्टॉलमेंट में? तो फर्क सिर्फ उसी चीज का है कि इसमें ऑनरशिप जो ट्रांसफर होती है, ऑनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ हायर परचेज ट्रांजेक्शन पीरियड, मींस ऑनरशिप ट्रांसफर ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। और इस केस में ऑनरशिप इज ट्रांसफर, लिख लेना आप, बोलते हैं ऑनरशिप इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स वेदर पेमेंट मेड और नॉट। तो ये तो जस्ट लाइक क्रेडिट सेल जैसा हो गया। क्रेडिट सेल में नहीं होता, आप अभी गुड्स देते हो सामने वालों को, और सेल ऑफ गुड्स एक पे आपने पढ़ा कि इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, सर्टेन गुड्स, ऑनरशिप ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, पेमेंट बाद में आएगा और ना भी आए, बेड डेट्स भी हो सकता है। तो ये भी सेम सिस्टम है। यहां अभी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, बट पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट होगा, और इंस्टॉलमेंट में और मे नॉट बी रिसीव्ड। एक और बात क्या है इनका, यहां पर वेंडर हैज पावर टू रीपरचेज। वेंडर हैज पावर टू रीपरचेज गुड्स। वो चाहे तो गुड्स उठाकर ले जा सकता है आपके यहां से। रिपरचेज करने का पावर है, क्योंकि वो ऑनर है, अभी उसने ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की। और जितने आज तक आपने इंस्टॉलमेंट पे की, ठीक है, मान लो आपकी 12 इंस्टॉलमेंट थी, 12 में से आप 7 इंस्टॉलमेंट दे चुके हो। 7 इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए की 7,000 रुपए दे चुके हो। 8वीं इंस्टॉलमेंट आपने नहीं दी, डिफॉल्ट किया, तो वेंडर हैज पावर टू रीपरचेज योर गुड्स बिकॉज ही इज ऑनर टिल द एंड ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। और ये जो पैसे दिए आपने 7,000 7 इंस्टॉलमेंट के, वो भी वापस नहीं आएंगे,
क्या मान के रख लेगा वो कि आपने इतने दिन उस गुड्स को यूज किया, तो वो हायर चार्जेस है, किराया था वो उसका, इसलिए सिस्टम का नाम पड़ा हायर परचेज, यानी या तो किराया रहेगा या परचेज रहेगा। अक्सर ये बाइक वगैरह फाइनेंस करवाते हैं, ये सब यही सिस्टम होता है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट रेगुलर पे की तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद आप ऑनर बनते हो, और अगर बीच में आपने डिफॉल्ट किया तो उन लोग के पास पावर रहता है, एक चाबी वो लोग रखते हैं। और आप देखना कभी डॉक्यूमेंट्स में जब साइन करवाते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, उसमें ये सब लिखा रहता है, सेलर हैज पावर, वेंडर हैज पावर टू रिवर्स गुड्स। आपकी गाड़ी को उठाकर ले जा सकते हैं, आप चोरी की रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं, क्योंकि वो खुद ऑनर है, और जितने दिन आपने चलाए उतने दिन का किराया। तो इसका पूरा डिटेल मैं फाउंडेशन की बेच में, मर्केंटाइल लॉ में, हायर परचेज चैप्टर में पढ़ा चुका हूं आपको। और इस केस में पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है, ये एक सिमिलर है, बाकी सब डिफरेंस बात है। ये ऑनरशिप ट्रांसफर होती है इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट में, इसमें ऑनरशिप एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हो जाती है। इसमें वेंडर हैज पावर टू रिवर्स, इसमें वेंडर डज नॉट हैव पावर टू रिपर्चेज, नॉट हैव पावर टू रिपर्चेज द गुड्स, बिकॉज ही इज नॉट ऑनर ऑफ द गुड्स। ऑनरशिप तो शुरू में ट्रांसफर हो गई, तो सेलर के पास ऑनरशिप खत्म हो चुकी, ठीक है। ये सिस्टम रहता है इसमें उसने 7 इंस्टॉलमेंट दे दी, बाकी नहीं दे पाया, तो आप गुड्स रिवर्स नहीं कर पाओगे, गुड्स भी उसी के पास रहेगा, बाकी पैसा भी आप उसका जब्त नहीं कर पाओगे, यानी बेड डेट्स, बाकी पैसा नहीं आया तो बेड डेट्स मान लो बस। आप 7 इंस्टॉलमेंट दी उसने, बाकी की 5 नहीं दी, आप उस पर रिकवरी प्रोसीडिंग करो, नहीं दे तो बेड डेट्स, यानी आप गुड्स तो नहीं ला सकते, ये बात ध्यान। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, इसके ही क्वेश्चन आते हैं। पूरा चैप्टर हायर परचेज सिस्टम है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन इसी के करवाऊंगा आपको। अब आते हैं हायर परचेज में कुछ टर्म्स यूज होगी, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच से बात बताता हूं मैं। हायर परचेज में कुछ टर्म्स यूज होगी, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब ये है कि सपोज आप कोई गुड्स लेने गए, वो गुड्स था 60,000 की, कोई बाइक लेने गए आप 60,000 रुपीज, 60,000 की, तो क्या वो 60,000 रुपए बिना दिए सिर्फ बाइक की चाबी दे देगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करवा के? जनरली आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता है। इन सब में वो कुछ अमाउंट तो इनिशियली एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट रखवाते हैं, तो 60,000 में से उन्होंने हो सकता है 10,000 आपसे उसी वक्त रखवा ली, तो जो उसी वक्त पेमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मीन्स पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब रिमेनिंग अमाउंट यानी 60,000 में से 10 दे दिया, बाकी बचे 50,000, तो 50,000 का पेमेंट कैसे होगा? इंस्टॉलमेंट में होगा। तो अगली टर्म रहेगी आपकी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट आप कैसे भी बना सकते हो। इंस्टॉलमेंट आप मंथली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है। इंस्टॉलमेंट कैसे भी होगी, क्वेश्चन में जैसा लिखा होगा वैसा करेंगे। और इंस्टॉलमेंट जो आपकी आई वो इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकती है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट और एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। ये ना वो जो अमाउंट दिया, सपोज आपको क्वेश्चन में दिया है 12,000 पर एनम इंस्टॉलमेंट, तो आपको पहचानना पड़ेगा इस 12,000 में प्रिंसिपल भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, या फिर 12,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट अलग से, तो एक्सक्लूड है या इंक्लूड है या हम पहचानेंगे, भी क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं। एक वर्ड आएगा आपका कैश प्राइस और एक आएगा हायर परचेज प्राइस। दो प्राइस। कैश प्राइस मींस आउटराइट बायर को अगर आप अभी गुड्स बेचे बिना उधारी के, यानी जैसे हम कैश में सेल्स में करते हैं, तो आप अगर किसी कस्टमर को अभी कैश में गुड्स बेचते हो, ठीक है, तो क्या आप उससे इंटरेस्ट लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि वो तो पूरा पेमेंट अभी कर रहा है। यानी ये एक तरीके से नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगी विदाउट इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस मींस विदाउट इंटरेस्ट प्राइस, विदाउट इंटरेस्ट प्राइस, या हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। अगर मैं नगद लेने जाऊंगा तो पूरे इतने रुपए में आपको मिल जाएगा। यानी सपोज कोई चीज की कैश प्राइस 60,000 रुपए है,
तो अभी नगद दूंगा तो 60,000 रुपए लेगा सामने वाला। लेकिन अगर मैंने कहा कि नहीं साहब मैं 60,000 इकट्ठे नहीं दे सकता, मैं अभी इसमें से 10,000 अभी डाउन पेमेंट दे दूंगा, बाकी 50,000 में इंस्टॉलमेंट में दूंगा, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, तो क्या सामने वाला अभी भी आपसे बचे हुए रिमेनिंग 50,000 ही लेगा? नहीं, हो सकता है वो आपसे ज्यादा ले, और लेगा ही से ज्यादा। तो ज्यादा लेगा क्यों? मान लो उसने आपसे 80,000 रुपए ले लिए, तो क्यों 80 ले लिए? क्योंकि उसने आपसे क्या ले लिया? इंटरेस्ट ले लिया, फाइनेंस चार्जेस ले लिया आपसे। तो हायर परचेस प्राइस क्या होती है? ये विथ इंटरेस्ट प्राइस रहती है। कौन सी रहती है? ये विथ इंटरेस्ट प्राइस रहती है। या मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि हायर परचेस प्राइस इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। यानी कैश प्राइस में अगर इंटरेस्ट जोड़ दे तो क्या बन जाती है? हायर परचेस प्राइस। कैश प्राइस 60,000 थी और मैंने 20,000 का इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो हायर परचेस प्राइस कितनी बन गई? 80,000। तो ये टर्म्स आपको याद आएगी, इन पूरे क्वेश्चन में ये सारी चीजें रहेगी आपकी। तो ये नोट कर लेना, डाउन पेमेंट मींस पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, इंस्टॉलमेंट मे बी मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट और मे बी एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। कैश प्राइस मींस विदाउट इंटरेस्ट, एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स if sold to outright buyer. Higher purchase price means price inclusive of interest. It means cash price plus interest charges, finance charges. तो हमेशा हायर प्राइस प्राइस ज्यादा रहेगी, कैश प्राइस हमेशा कम रहेगी। दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। ये बेसिक आप समझ रहे हैं। अब आते हैं हम हमारे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 1। देखो आप जरा क्वेश्चन नंबर 1। From the following particulars calculate interest। मैं इसके अकाउंटिंग पर बाद में आऊंगा, ध्यान रखना। मुझे अभी इसकी सिर्फ वर्किंग समझाना है, अकाउंटिंग बाद में आएगी। पहले आप इस फर्स्ट वीडियो में वर्किंग समझें कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें कैश प्राइस भी देना है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, पूरा लोन ट्रांजेक्शन है। एक तरीके से पूरा चैप्टर जो है लोन ट्रांजेक्शन का है कि आपने लोन लिया और उसको रिपे करना है इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट की एंट्री कैसे होगी, प्रिंसिपल रिपेमेंट की एंट्री कैसे होगी, बैलेंसिंग फिगर कितना क्या आना चाहिए, कहां कहां डिस्क्लोज होना चाहिए, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो वो बाद में अकाउंटिंग वाला पार्ट, पहले मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट बता दूं। मुझे हर साल इंटरेस्ट की एंट्री करना है, तो मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको फर्स्ट सिचुएशन में बता रहा हूं, फर्स्ट केस बता रहा हूं। फर्स्ट केस 1 ये है कि when cash price, rate of interest and installment 1, 2, 3 are given in question। तो पहले हम बात करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन की, जिसमें कैश प्राइस भी लिखी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, इंस्टॉलमेंट भी होगा, कोई झंझट नहीं, सब कुछ तैयार है आपके लिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है सिर्फ कैलकुलेशन का। क्या लिखा है? कैश प्राइस 2,98,000, 2,98,000, डाउन पेमेंट 80,000। डाउन पेमेंट होना जरूरी नहीं है, डाउन पेमेंट होना कंपलसरी नहीं है। कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा जीरो डाउन पेमेंट, आप पेपर में ऐड आते हैं कई बार, कोई स्कीम दिवाली दशहरे पे आती है तो जीरो डाउन पेमेंट पे या 1 रुपए के डाउन पेमेंट पे आप ये ले जाइए, ऐसा आता है पेपर में। तो डाउन पेमेंट नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, होगा तो लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट 80,000 ईच, 80,000 ईच एंड 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। ध्यान से पढ़ लेना, एनुअल है, 99% एनुअल ही रहेगी, बट हाफ ईयरली भी आ सकती है। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट 80,000 ईच, ये एक जैसी, जरूरी नहीं कि हर बार एक जैसी रहे, हो सकता है कोई 80 की होती, कोई 90 की, कोई 70 की, जैसा क्वेश्चन, बट है तो सही ना। और तीसरा कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं होगी तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही कैसे करूंगा, और जब तक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करूंगा मेरा पीएनएल अकाउंट ही सही नहीं होगा। जबकि इंटरेस्ट तो हमारे लिए अक्रूवल सिस्टम से चलता है, टाइम वाइज चलता है, पेमेंट करूंगा नहीं करूंगा बात क्या होती है, इंटरेस्ट तो मुझे ड्यू होगा ही सही ना हर साल। तीनों चीजें हमें इजीली मिल गई, 5% इंटरेस्ट मिल गया, कैश प्राइस 298 मिल गई, इंस्टॉलमेंट 80,000 ईच, डाउन पेमेंट है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक टेबल बनाना है हर क्वेश्चन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
अब आपको हर एक क्वेश्चन में एक सबसे पहली वर्किंग आप करके रखेंगे, ये टेबल बना के रखेंगे इस तरीके से 3 कॉलम की। इसमें एक कॉलम में आप लिखेंगे कैश प्राइस, एक कॉलम में आप लिखेंगे इंटरेस्ट, और एक कॉलम में लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। इस तरीके से 3 कॉलम के एक बनाएंगे। कैश प्राइस कितनी है इस क्वेश्चन में? 2,98,000। ये कैश प्राइस है। कैश प्राइस मतलब प्रिंसिपल अमाउंट से मतलब। अफसोस, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को। आप अपने आप को या तो वेंडर या परचेजर कुछ भी एक चीज मान लो, परचेजर मानते हैं चलो हम किसी से 298 की कोई असेट खरीद कर लाए ऑन हायर परचेज बेसिस, नगद दिया थे 298, तो क्या कोई इंटरेस्ट लगता? नहीं लगता। वो हमसे इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि हम क्या 298 देकर आए उसको? नहीं दे के आए। ठीक है। दूसरी बात, क्या 298 पूरे पे इंटरेस्ट लगे? तो नहीं। फाइनेंस कितने का हुआ? एक्चुअली हम उधारी कितने की करके आए, लोन हमने कितने का लिया? तो भाई हमने 298 में से वहीं की वहीं 80,000 रुपए तो दे ही दिए थे डाउन पेमेंट के। तो सही मायने में आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो बचा वो तो आपका 2,18,000 ही बचा ना। 2,18,000 ही देना बाकी है। क्लियर? तो 298 में से 80 तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही हमने दे दिया, उसी वक्त। तो हमारी उधारी तो 218 की हुई ना, यानी एक तरीके से लोन फाइनेंस कितने का? 218 का। तो अब मैं इसमें से पेमेंट देने कब जाऊंगा? इट डिपेंड्स ऑन टेन्योर ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है। मान लो ये पूरा ट्रांजेक्शन 1 जनवरी का है, 1 जनवरी 2005 का। तो अब मैं ये 1 जनवरी को हो गया, ये डाउन पेमेंट भी 1 जनवरी को दे दिया मैंने। अब आउट से नहीं, अब देने कब जाऊंगा? तो मैं सीधे 31 दिसंबर को जाऊंगा, ईयर एंड पर, 1 साल बाद। तो सामने वाला मुझसे 2,18,000 रुपए पर कितने परसेंट से? 5% से इंटरेस्ट लेगा ना। और ईयरली है तो पूरे साल का निकालेंगे। हाफ ईयरली होता तो मैं या तो रेट को आधा कर देता या 6/12 कर देता, क्वार्टरली होता तो 3/12 कर देता, इस तरीके से। ठीक है, समझ आ रही बात? तो अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आता है इंटरेस्ट? 10,900। ऐसे लिखना है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। बिल्कुल सीक्वेंस तय रखना, किसके सामने लिखना है, क्यों लिखना है, रीजन सही बता रहा हूं। इस पर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमने 80,000 रुपए तो दे के आ गए, तो हम जबरदस्ती 298 पे ब्याज क्यों देंगे? हम बोलेंगे ना उससे कि भाई 80 तो हमने दे दी थी, हम तो 218 की उधारी है, लोन 218 का ही तो हुआ। और ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, एस 19 जो हम सेकंड ग्रुप में पढ़ेंगे, लीज, अकाउंटिंग फॉर लीज। ये पूरी चीज रिपीट होगी वहां पे, एज इट इज, सारा का सारा, सब कुछ वैसा का वैसे ही। बट मैं उसका भी ज्यादा रेफरेंस नहीं लूंगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप पढ़ने वाला अलग है, सेकंड ग्रुप पढ़ने वाला अलग है। बट ये चीज वहां रिपीट करूंगा मैं, सब तो सारा कैलकुलेशन सेम है। अब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की देने जाने वाले हो? 80,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट देने वाले हो आप। देखो 80,000 ईच, ये 80,000 ईच जो इंस्टॉलमेंट है। अब क्वेश्चन ये कि ये इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट है या एक्सक्लूसिव है, यानी क्या 80,000 ये प्लस 10,900 ये दोनों मिला के पेमेंट करना है मुझे, या फिर इस 80,000 रुपए में ये 10,900 इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है? ये कैसे पता लगेगा मुझे? तो आप सोच के देखो कैसे पता लगेगा। तो सीधा सा तरीका है कि अगर कैश पे खरीदते तो कितने में आता? गुड्स 290 में आता। तो 290 की चीज के 298 की चीज के लिए मैंने टोटल पेमेंट कितना किया? 80,000 डाउन पेमेंट में दिया और 80,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट दी मैंने, तो 3,20,000 हो गए। तो हो गया ना 3 लाख। टोटल पेमेंट जोड़ लो सारा, डाउन पेमेंट से लेकर आखिरी इंस्टॉलमेंट तक सारे जोड़ लिए, 3,20 आ रहा है। जबकि कैश प्राइस तो 298 थी, तो ज्यादा क्यों दे रहे? कैश प्राइस से जब भी ज्यादा दोगे इसका मतलब डेफिनेटली हायर परचेस प्राइस होगी। तो ज्यादा देने का मतलब क्या है? इंटरेस्ट, यानी मैंने 22,000 जो दिए वो क्या है? इंटरेस्ट है। इसका मतलब इन सब में क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट इंक्लूड है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है।
डाउन पेमेंट तो उसी दिन दिया जाता है, तो उसमें एक दिन का इंटरेस्ट थोड़ा ना इंक्लूड होता है, इसलिए डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कभी। लेकिन इन तीनों में, इन सब का टोटल लगाने के बाद अगर एग्जैक्ट 298 ही आ जाता, क्या आ जाता 298, यानी कैश प्राइस के बराबर ही आ जाता, इसका मतलब इन सब में इंटरेस्ट अलग है, क्योंकि ये सब तो टोटल 298 के बराबर हो रहा है, तो इंटरेस्ट अलग से देना है। तो एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव ए से तय करना। और क्वेश्चन करते करते इजीली आ जाएगा, इसमें कभी डाउट नहीं आया बच्चों को। तो 80,000 में से 10,900 तो इंटरेस्ट है, आप 80,000 का चेक लेके गए सामने वाले के पास, उसने इसमें से 10,900 तो इंटरेस्ट अकाउंट में जमा कर लिए। उसने बोला भाई आपके प्रिंसिपल अमाउंट में कितने जमा होंगे, तो उसने बोला 80,000 में से 10,900 तो मैं कट कर लेता हूं इंटरेस्ट के, अब बाकी बचेंगे आपके कितने 69,100, ये कैश प्राइस वाला पार्ट होगा ना, ठीक है ना। और ये कौन सा कॉलम चल रहा है अपना कैश प्राइस, यानी इसमें हमेशा हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करेंगे। तो मेरा वहां आउटस्टैंडिंग बैलेंस 218 था, मैं जब पहले इंस्टॉलमेंट दे के आया तो उसने 80 कट नहीं करे, क्योंकि 80 में से उसने 10,900 तो इंटरेस्ट के ले लिए, यानी 69,100 से मेरा बैलेंस कम हो जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा 148,900। इसमें से पेमेंट करने कब जाऊंगा मैं, अब जाऊंगा 31 दिसंबर 2006 को। तो इसका मतलब ये वाला बैलेंस एक साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो इस पे 5% से इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7,445। अगेन इंस्टॉलमेंट कितने की 80,000 की, तो उस 80,000 रुपए का चेक जो लेके गया मैं, उसमें से उसने क्या करा 7,445 इंटरेस्ट के कट कर लिए, और मुझसे कहा भाई आपके प्रिंसिपल में तो मैं रिमेनिंग अमाउंट ऐड करूंगा। रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा 7,255। ठीक है, इस तरीके से। अब बैलेंसिंग फिगर क्या रहा 7,6,345, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा 7,6,345। तो अब लास्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में ध्यान से सुन लेना। लास्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होगा कि इस पर मैं 5% निकाल के ला सकता हूं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आएगा। ये लास्ट है, तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में क्या करना चाहिए, इधर आपको देना कितने हैं 80, और आउटस्टैंडिंग कितने बचे 76। लाइन में लिखना है ये सब चीजें, तो आपको बराबर आएगा हर लाइन के सामने। तो ये लाइन के सामने 80 दिख रहा है, देना था 76, दे रहा हूं 80, ज्यादा क्यों दे रहा हूं, इसका मतलब इंटरेस्ट। तो आखिरी वाला इंटरेस्ट आप डायरेक्ट डिफरेंस से निकालेंगे, और इनका इंटरेस्ट आएगा आपका 3,655। आप 5% से निकालते तो लगभग ही आता, लेकिन 100-200 रुपए का डिफरेंस आ सकता है इनके कारण। और मान लो आपने वैसे निकाला 5%, ठीक, तो इसका मतलब आपका पूरा पेमेंट नहीं हो पाएगा, फिर बैलेंस बच जाएगा, जबकि 3 इंस्टॉलमेंट के बाद बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। कोई लेन देन बाकी रहा क्या, नहीं, इसलिए लास्ट इंस्टॉलमेंट को ऐसे किया करो, तो सारा डिफरेंस आपका खत्म हो जाएगा। अब देखो आप ध्यान से कि अगर मैं इसमें से 3,655 लेस करता हूं, तो वही आ जाएगा आपका 345। यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट जब 80,000 दी, तो उसमें से इंटरेस्ट इतना काट लिया उसने, बाकी बचा हुआ पैसा मेरे प्रिंसिपल अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया उसने 31 दिसंबर को, तो मेरा बैलेंस खत्म। ये तरीका है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, ध्यान में इस पूरे चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा अच्छी वर्किंग को सीखना है, तो ये कैलकुलेशन। एक बार आप इंटरेस्ट सीख गए बस, बाकी तो फिर एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एंट्री हर क्वेश्चन में किसी, और सिर्फ 5 एंट्री का खेल है, ठीक है। ऐसा क्यों कर पाए हम फर्स्ट केस में, बिकॉज कैश प्राइस अवेलेबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल एंड इंस्टॉलमेंट अवेलेबल। अब अगले स्टेप में मैं आपको करवा रहा हूं कि कैश प्राइस गायब कर दे, तो फिर आपकी तो टेबल ही नहीं बन पाएगी। फिर आप कैसे करोगे क्वेश्चन, तो कैश प्राइस कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट गायब कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गायब कर देंगे तो मैं इंटरेस्ट अलग अलग कैसे निकालवाऊंगा, जबकि अकाउंटिंग तो पीरियडिसिटी कंसेप्ट पे होती है। 1 साल का इंटरेस्ट 1 साल लिखो, 3 साल का इकट्ठा लिख सकता हूं क्या मैं, नहीं। तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। और कभी कभी ऐसा होगा इंस्टॉलमेंट ही गायब कर देंगे, तो इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो 1 बाय 1 हम इसके केसेस पढ़ते हैं।
अब आते हैं सेकंड केस पर, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। 3 बात बताई थी मैंने, कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। अब एक एक करके गायब करते जाते हैं। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट नहीं देंगे तो इंटरेस्ट निकालना थोड़ा टफ हो जाता है ना। इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ही तो मेन है। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट से इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करना। तो 2 मेथड उसकी। स्टडी मटेरियल में एक टफ वाली मेथड भी दे रखी है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM चैप्टर में। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, यहां तो एक दिया है और वो कभी नहीं आया एग्जाम में, क्योंकि वो है ही नहीं इससे रिलेटेड ज्यादा। तो वो आप वहां पढ़ना IRR। मैं आपको इससे भी ज्यादा सिंपल मेथड से करवाता हूं, वही क्वेश्चन इससे भी हो सकता है। तो एग्जाम में ऐसे कोई मेथड का नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, ध्यान रखना। स्टडी मटेरियल में तो आपको कहीं इनवर्स, प्रोडक्ट, ये मेथड का नाम ही नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा इस तरह के नाम। तो मेथड के नाम नहीं है, तो उनको तो सिर्फ अकाउंटिंग से मतलब है, अकाउंटिंग करते हैं उन्होंने, वो तो सिर्फ ये पूछेंगे आपसे कि प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स। अब वो अकाउंट बनाने के लिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप जाने। तो पहला है इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। कब अप्लाई होगी ये? इट इज एप्लीकेबल इफ अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट एंड, ध्यान रखना मैंने एंड पर ब्रैकेट बनाया, पीरियड ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल। है ना, अमाउंट भी एक जैसा हो, जैसे अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 80,000। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी 80, कभी 70, कभी 75, कभी 90, ऐसा नहीं। तो अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल, सिमिलर। पीरियड ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज ऑल्सो सिमिलर, इक्वल। मतलब अगर इंस्टॉलमेंट ईयरली है तो सभी ईयरली है, हाफ ईयरली तो सभी हाफ ईयर। ऐसा नहीं होना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड आफ्टर 2 मंथ, सेकंड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 8 मंथ, थर्ड इंस्टॉलमेंट आफ्टर 20 मंथ, ऐसा नहीं होना। तो जब आपका पीरियड भी बराबर होगा, इंस्टॉलमेंट भी बराबर होगी, तब आप इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड लगाएंगे। और इनमें से अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो प्रोडक्ट मेथड। अमाउंट एंड पीरियड of an installment is not similar. Amount or period of an installment is not similar. यानी या तो अमाउंट सिमिलर नहीं है या पीरियड सिमिलर नहीं है, या अमाउंट और पीरियड दोनों ही सिमिलर नहीं है। अमाउंट एंड पीरियड दोनों ही सिमिलर नहीं है, या अमाउंट सेम है 80,000 लेकिन पीरियड अलग अलग है। पहले 80,000 दिए 2 महीने बाद, फिर 80,000 दिए 4 महीने बाद, फिर 80,000 दिए 10 महीने बाद। तो अमाउंट सेम है लेकिन पीरियड अलग है। या पीरियड से वो 1-1 साल बाद दिए, लेकिन कभी 80 दिए कभी 90 दिए। तो ऐसी कंडीशन, यानी इसको छोड़ के जितने भी कंडीशन होगी वो इधर आ जाएगी। इसमें बड़ा आसान है। इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स, उल्टा। इसके लिए आप देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1, कैश प्राइस 298, डाउन पेमेंट 80,000, इंस्टॉलमेंट 80,000। सेम क्वेश्चन हो गया ऊपर नीचे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाले में इंटरेस्ट दिया है, इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं है। आप सोचोगे सर वही अमाउंट आ जाएगा। हाँ, ये तो हमें पता है, एग्जाम में तो कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, कुछ भी एक। और ये छोटे क्वेश्चन भी आते हैं 5 नंबर में अलग से। तो आप देखें जरा ध्यान से, इस केस में क्या हम टोटल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? तो टोटल इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। इस केस में भी और इस केस में भी टोटल इंटरेस्ट तो आ जाएगा आपका हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस कैसे जोड़ोगे आप? मैंने बताया था, सारे पेमेंट जोड़ दो इंक्लूडिंग डाउन पेमेंट। 80,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट और 80,000 का डाउन पेमेंट, तो ये हो गया आपके 3,20,000। और कैश प्राइस है आपकी 2,98,000, यानी टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका 22,000। अब क्वेश्चन ये कि ये 22,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है, इसमें से पहले इंस्टॉलमेंट में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना है? क्वेश्चन ये। तो मैंने जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा उसको ध्यान से आप देखें। उसमें पहले इंस्टॉलमेंट में आपने देखा होगा इंटरेस्ट आपका लगभग 10,900 आ रहा है, फिर 7,445, फिर 3,600। आप देख रहे हो सेम प्रोपोर्शन में कम हो रहा है लगभग। पहले ज्यादा क्यों था? क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग थी, इसलिए इंटरेस्ट तीनों इंस्टॉलमेंट का लगा। फिर एक हट गई, अब 2 का बैलेंस बचा था, तो 2 के बराबर लगा। फिर एक और हट गई, अब
एक इंस्टॉलमेंट बची तो एक के बराबर लगा, ऐसे धीरे धीरे डिक्रीजिंग। और जब पीरियड सेम होगा तो सभी इंस्टॉलमेंट में एक एक साल का इंटरेस्ट होगा, किसी में 2 महीने किसी में 4 महीने, ऐसा नहीं होगा। और अगर अमाउंट भी सेम है तो सेम प्रोपोर्शन में डाउन होगा ना लगभग, इसलिए ये मेथड सबसे बढ़िया है। इस मेथड में ऐसा होता है इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड में कि आपको इंटरेस्ट रेशो में बांट देना है। आपके क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट कितनी है, 3 है, तो 3 को आप उल्टा लिख लें, 3:2:1, इस तरीके से 3:2:1। पहली इंस्टॉलमेंट में 3 के बराबर इंटरेस्ट होगा, फिर 1 हट जाएगी 2 के बराबर, फिर 1 हट जाएगी 1 के बराबर। तो यहां पर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जस्ट हाफ हो गया है, तो रेशो में बांट दो आप, इसका आ जाएगा 11,000। इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका हो जाएगा आपका कितना 7,333 और इसका हो जाएगा आपका 3,667, इस तरीके से ये तरीका रहेगा आपका। तो जब भी ये सिचुएशन आए आपकी तो आप बिल्कुल इजीली कर लें। आईआरआर के चक्कर में मत पड़ना, ये एफएम का चैप्टर नहीं है, एफएम सब्जेक्ट नहीं है। आईआरआर कितने टफ होते हैं निकालना, ये आप स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं। और जब आप आईआरआर वाला चैप्टर पढ़ेंगे एफएम में तो आपको समझ में आ जाएगी, इतने सारे कैलकुलेशन के बाद सिर्फ 2 नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो हुई नहीं ना। अकाउंटिंग का है तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेशन के लिए कितने 2 या 3 नंबर होंगे मुश्किल से। कभी भी इतनी बड़ी वर्किंग एक इस तरह इतनी कम मार्किंग के लिए मत किया करो, स्मार्ट वर्क करो। क्लियर है बात?